हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। और आज का ये खास शो हम लेकर आए हैं अपने उन सभी व्यूअर्स के लिए जो जानना चाहते हैं कि जो 1.5 महीने में मार्केट में स्ट्रॉन्ग रन अप आया है ये कितना सस्टेनेबल है। अगर सस्टेनेबल है तो स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, कितना रिटर्न्स यहां से इंडेक्स दे सकता है और कौन से वो स्पेसिफिक पॉकेट्स जो परफॉर्म करेंगे। और इस खास शो में हमारे साथ मिस्टर शंकर शर्मा मौजूद है जो कि वाइस चेयरमैन है फर्स्ट ग्लोबल के। बीते 1.5 महीना इंडियन मार्केट्स के लिए काफी एनकरेजिंग रहा है। 10% से ज्यादा मूव इंडेक्स ने दिया है। एफआईज की ओर से लगातार पार्टिसिपेशन आ रहा है। मॉनसून के जो आंकड़े आए हैं वो काफी कंफर्टेबल रहे हैं और साथ ही साथ आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया और इन सभी फैक्टर्स ने मार्केट पर अपना असर डाला भी है और एक अच्छी स्ट्रेंथ मार्केट में इमर्ज हुई है। लेकिन मिस्टर शर्मा हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर शर्मा नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, मैं मार्केट्स पर कमेंट लेने से पहले मैं बैंक्स पर आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। बैड लोन्स को लेकर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर, उसके बाद आरबीआई और सरकार हरकत में आए हैं, बैंक हरकत में आए हैं और कोशिश कर रहे हैं लोन रिकवरी की। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल विजय माल्या का है। तो क्या आपको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स जो बैड एसेट के, बैड लोन के बैंकों से जुड़े हुए हैं वो अब सेटल डाउन होने शुरू हो गए हैं और क्या आप कहा जा सकता है कि सरकारी बैंकों के साथ वर्स्ट इज ओवर? ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि जो बैंकिंग का क्षेत्र है, मेरा ये मानना है कि पर्टिकुलरली जो पीएसयू बैंक्स हैं अभी ये कह देना कि वर्स्ट इज़ ओवर मेरे ख्याल से थोड़ा एक प्रीमेच्योर नज़रिया होगा, क्योंकि अभी भी जो कंपनियों की बैलेंस शीट्स पे जो स्ट्रेस हैं, जिन सेक्टर्स में जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कोई ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है। और जो उत्साह था पिछले 2 वर्षों का कि नई सरकार के आने से इकोनॉमिक ग्रोथ में रिवाइवल होगी एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कम से कम उस हद तक तो नहीं हुआ है कि जिससे कि जो पीड़ित सेक्टर्स हैं उनमें कोई रिलीफ आ जाए इतनी। और उन पीड़ित सेक्टर्स की एक्चुअली देखें तो जो अवस्था है वो और ख़राब हुई है पिछले 2 सालों में। तो जयप्रकाश इंडस्ट्रीज को अगर देखें तो वो ऐसा नहीं हुआ कि दो साल पहले जो स्थिति में था वहीं आज है, वहां से कहीं ज्यादा बदतर हाल में है। स्टॉक प्राइस ले लें, चाहे बिजनेस वाइज ले लें, तो जो सेक्टर्स में स्ट्रेस है बैंकिंग को उन सेक्टर्स से कोई ऐसी, मैं बैंकर से बात करूं या कंपनी से बात करूं, ऐसा नहीं लगता है कि वो डेट रिपेमेंट की स्थिति में है। तो बैंक्स मेरे हिसाब से अभी भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। बट उसके अलावा जो एक सेक्टर जो एक प्रॉब्लम एरिया था, जो मेरे हिसाब से जहां पर के थोड़ी रिलीफ आई है, एंड दैट इज लार्जली टू डू विद ग्लोबल फैक्टर्स, वो है कमोडिटी का जो क्षेत्र रहा है। तो वहां पर मेरा ये मानना है कि ये शायद हो सकता है कि कम से कम एक रीजनेबल बॉटम बन चुका है कमोडिटी प्राइसेस का। अब वॉल्यूम ग्रोथ कितना आएगा आगे जाके ये देखने वाली बात है, बट कम से कम प्राइस का जो एक डिक्लाइन था वो जो एक फेज था मेरे हिसाब से वो फेज ओवर हो गया है। तो उसके चलते अगर उन सेक्टर्स में पर्टिकुलरली अगर स्टील ले तो वहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई गई है जी, तो शायद हो सकता है कि कम से कम वो रिपेमेंट की स्थिति में ना हो, लेकिन ये भी ना हो कि जितने लोन ले चुके थे उससे ज्यादा लोन की जरूरत पड़े जस्ट टू कीप देयर ऑपरेशंस गोइंग। तो एक बॉटम वहां पर नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि बैंकिंग को छोड़ दें 1 मिनट के लिए, अगर सेक्टर्स को देखें, जो इंडस्ट्रियल्स को देखें, तो कमोडिटी क्षेत्र मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है फिलहाल। और मेरा मानना है कि अगर ये साल में पैसा बनना है बड़ा तो उसी क्षेत्र में बनेगा जहां पर कि लोग सबसे ज्यादा पैसा खो चुके हैं इंडस्ट्रियल स्पेसेस में, एंड वो है बेसिकली कमोडिटी स्पेस। बिल्कुल, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है मिस्टर शर्मा क्योंकि कमोडिटीज में जो हाल ही में रैली आई है उस रैली को ज्यादातर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो डिस्कार्ड कर रहे हैं और मानते हैं कि वो महज एक टेक्निकल बाउंस है। लेकिन आपकी सोच बिल्कुल उलट है और आप मानते हैं कि बॉटम बन चुका है। और ये तो बिल्कुल सभी को मालूम भी है कि 2015 में जो कमोडिटी स्टॉक्स है, प्रिसाइसली मेटल स्टॉक्स, वो 70% तक भी करेक्ट हुए हैं। लेकिन एक और चीज यहाँ पर समझना जरूरी होगा कि क्या मेटल एक ऐसा सेक्टर है कमोडिटी क्षेत्र में जो कि आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट दे रहा है, या फिर जो क्रूड ड्रिवन सेक्टर्स हैं जैसे पेंट स्टॉक्स हुए या फिर एविएशन हुआ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हुई, इनको भी देखा जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये ऐसी पॉकेट्स रही हैं जो अच्छे रिटर्न्स 1-1.5 साल में डिलीवर कर चुकी हैं। अगर इस ओवरऑल कमोडिटी कॉम्प्लेक्स को रिवाइव करना है तो मेरा ये मानना है कि उसमें क्रूड बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और देखा जाए तो क्रूड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया भी है पिछले 2 महीनों से। $27 के प्राइस से अब नियरली $40 पे पहुंच गया था, ऊपर $42 भी पहुंचा था। तो एक प्राइस एक्शन भी बता रहा है कि कम से कम
एक रीजनेबल बॉटम फॉर्म हुआ है $27-28 के लेवल पे। मेरा ये मानना है कि ये साल इन शेयरों पे और इन कमोडिटीज पे अगर फोकस करें हम, तो शायद एक्सेस रिटर्न्स ओवर मार्केट रिटर्न बनने की ज़्यादा गुंजाइश है बनिस्बत कि वही पुराने कंज्यूमर स्टॉक्स या बैंकिंग स्टॉक्स लेके। जी लेकिन मिस्टर शर्मा अब क्योंकि जो अगला ट्रिगर है मार्केट के लिए वो अर्निंग सीजन है और की अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, और इन्फोसिस के या फिर टीसीएस के जिस तरह से नंबर्स आए हैं उन्होंने मच नीडेड सपोर्ट मार्केट को दिया है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस इन्फोसिस की रही और टीसीएस ने भी सरप्राइज किया है मार्केट को। तो ऐसे में आईटी सेक्टर जिससे बहुत ज्यादा रिटर्न्स बीते एक साल में नहीं आए हैं, क्या आपको लगता है कि ग्रोथ स्टोरी यहां से गोइंग फॉरवर्ड बन सकता है? मैं नहीं मानता बहुत बिग वे में होगा, ठीक ठाक रहेगा। मतलब आईटी एक वैसा क्षेत्र रहा है कुछ वर्षों से जो कि जब प्रॉब्लम होती है मार्केट में तो आईटी और फार्मा और कंज्यूमर के क्षेत्र उनको मार्केट को कम से कम संभाल के रखते हैं। मेरा मानना है भूमिका वही रहेगी आईटी की, उससे कोई बिग बैंग बहुत बड़े स्टॉक प्राइसेस के ग्रोथ इन बिकॉज कंपनीज काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो हाँ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और मेरा जब विशाल सिक्का बने थे सीईओ तो ये मेरा मानना था कि जो उनकी स्टडी मैंने की थी उनके कैपेबिलिटीज़ की, तो मेरा ये मानना था कि ये शायद इन्फोसिस को एक वापस ग्रोथ पाथ पे लेके आएंगे। और अभी जो देखा गया है रिजल्ट्स में वो क्लियरली नज़र भी आ रहा है। तो एक फ्रेश थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत थी कंपनी को, जो कि कंपनी के बोर्ड ने इस बात को स्वीकार किया और वो लेके आए बड़े अच्छे प्रोफेशनल को। बट उससे ये कहना कि आईटी अगेन वो वही पुराने 15 साल पहले की गति में आ जाएगा, ये मैं थोड़ा सा उस चीज़ से डिफर करता हूँ। इट्स अ गुड सेक्टर, इट्स अ डिफेंसिव सेक्टर, बट वहाँ पर आप साल के 40-50% नहीं बना सकते। जी लेकिन मिस्टर शर्मा ठीक है, जिस तरह से आपने भी कहा कि हाँ आईटी सेक्टर के अर्निंग्स अच्छे आए हैं अब तक, जिन कंपनीज के नंबर्स आए हैं, और अच्छे अर्निंग्स का सिलसिला आईटी से कंटिन्यू करेगा। लेकिन अब क्योंकि की अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है तो जानना बहुत जरूरी है कि ओवरऑल अर्निंग सीजन आपको एक कैसा लग रहा है? क्या एक और ये सीजन ऐसा रहेगा जहां पर डाउनग्रेड ज्यादा आएंगे, या फिर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स आईटी की तरह ऐसे हो सकते हैं जहां से हमें ग्रीन शूट्स की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि अर्निंग सीजन में हमें कोई अपसाइड सरप्राइज नॉन आईटी, अगर आईटी को छोड़ दें, बिकॉज आईटी के अर्निंग्स को और फार्मा के अर्निंग्स को डोमेस्टिक फैक्टर से उतना कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप डोमेस्टिक अर्निंग्स की बात करें तो मैं इतना कोई उसमें उम्मीद नहीं रखता हूं कि उससे कोई मार्केट सेंटिमेंट रिवाइव हो जाएगा। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि मार्केट को हमें इस तरह से देखना है कि कहां पर सेंटिमेंट सबसे ज्यादा नेगेटिव है या नेगेटिव रहा हो, एंड वहां पर कोई होप की गुंजाइश है या नहीं है। एंड वो जो एरिया है वो मुझे नजर आ रहा है सिर्फ कमोडिटी के स्पेस में, और वहां पर ये हो सकता है कि स्टील की कंपनियां और उनसे लिंक कंपनीज के नतीजे थोड़े बेटर आए दैन एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि एक प्राइस बॉटम बना, बट मोर इंपॉर्टेंटली एंटी डंपिंग ड्यूटी के चलते जो प्राइस कट्स था उसका भी एक फ्लोर बन गया। तो ये एक क्वार्टर का ही फेनोमेनन नहीं होगा। मेरा मानना है कि अगले क्वार्टर में भी उनके नंबर्स अच्छे आएंगे। तो उन शेयरों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना चाहिए पोर्टफोलियो में। और अगर रिस्क को आप मानते हैं कि अगर कमोडिटी शेयर को लेना रिस्क की बात है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्क लेने का अभी वक्त है, एटलीस्ट कमोडिटी के स्पेस में। जी लेकिन इंटरेस्टिंग है मिस्टर शर्मा, आपसे किसी भी सेक्टर की बात करें और कमोडिटीज एक ऐसा सेक्टर है जो बार बार आपकी जबान पर आता है, यानी अच्छे मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमोडिटीज में। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट्स की बात करें तो बीता 1.5 महीना इंडियन मार्केट्स के लिए काफी अच्छा रहा है। बजट के बाद हमने एक अच्छी रैली देखी है, 10% से ज्यादा इंडेक्स चल चुका है। लेकिन अब यहां से कितने और रिटर्न्स की आपको एक्सपेक्टेशंस है अगर ईयर एंड की बात करें? और अगर मार्केट चलते हैं तो क्या वापस मिड कैप स्मॉल कैप ही लीड करेंगे, या फिर इस बार लार्ज कैप्स भी आगे आके परफॉर्म कर सकते हैं? ये मार्केट पिछले 2 वर्षों से तो वहीं के वहीं है, लेकिन जो रियल एक्शन रहा है, और जैसा मैं आज कमोडिटी की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली मैंने यही बात आज से 1.5 साल पौने 2 साल पहले की थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र पे हमें फोकस करना चाहिए। लार्ज कैप से मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमी इतनी सुदृढ़ है कि वो आपको टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन अर्निंग्स ग्रोथ देखी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, लेकिन उतना इकोनॉमिक ग्रोथ है जिससे कि आपको छोटी कंपनियों में एक रीजनेबल ग्रोथ मिलेगा। तो उस वक्त भी ये जो एक व्यू था वो कंसेंसस के अगेंस्ट था, बिकॉज कंसेंसस ये था कि नहीं जी, नई सरकार के चलते ओवरऑल एक इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जिससे कि मैं डिसएग्रीमेंट में था।
अभी अगर देखें तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पिछले 2 साल के सबसे बेस्ट सक्सेस स्टोरीज रहे हैं। मतलब कि अगर आप निफ्टी को देखो और स्मॉल कैप इंडेक्स देखो तो लगता है कि दो कंप्लीटली अलग दुनिया की बात हो रही है यहाँ पर। तो मैं यही कह रहा हूं कि अहम मौकों पे हमें थोड़ा रिस्क, थोड़ी स्ट्रैटेजी की चेंज करनी चाहिए। जो 1.5 साल पौने 2 साल पहले स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की तरफ था, आज मेरे हिसाब से कमोडिटी की तरफ है। ये नहीं कह रहा हूं कि स्मॉल कैप मिड कैप ठीक नहीं, मैं आज भी मानता हूं कि रिलेटिव टू लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप में कहीं ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे। सेलेक्टिव होना जरूरी। तो मैं निफ्टी पे बहुत ज्यादा मैं बुलिश नहीं हूं कि उस पर हमें 25% रिटर्न मिलेगा, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि सर्टेन सेगमेंट्स एंड जो स्मॉल कैप इंडेक्सेस है वहां पर आप 20-25%, 10%, 15% के रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हो। जी, इनफैक्ट अपने व्यूअर्स को बता दें कि मिस्टर शर्मा हमेशा से ही मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर्स पर बुलिश रहे हैं और अच्छे रिटर्न मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स ने डिलीवर भी किए हैं। और लेकिन यहाँ पर सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है मिस्टर शर्मा, और आपने जिस तरह से कहा भी कि सिलेक्टिव सेगमेंट, सिलेक्टिव सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे, तो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में ही कौन से वो सेक्टर्स जो कि आपको कंफर्ट दे रहे हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से? देखिए, प्रिसाइज पॉकेट्स तो कई इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं बिकॉज उन अगेन जैसा मैं कह रहा था कि लार्सन एंड टूब्रो के लिए ऑर्डर बुक बढ़ाना और वो भी सेंसिबली रिस्क कंट्रोल करके बढ़ाना बहुत बड़ी बात है बिकॉज बहुत लार्ज कंपनी है। लेकिन कोई छोटी कंपनी हो उसके लिए जिसका टर्नओवर 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, उसको ऑर्डर बुक बढ़ाना रिस्क कंट्रोल करके और गुड क्वालिटी ऑर्डर्स लेना जिससे कि टॉप लाइन उसकी 20-25%, 30% ग्रो करे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम वे अगर देखें तो अभी चाइना में पोल्यूशन के कंसर्न्स के ऊपर कई प्लांट शटडाउन हुए वहां पर, और आगे भी मेरा मानना है कि आगे भी शटडाउन्स होंगे, ये कोई फर्स्ट नहीं हुआ, जिसके चलते जो केमिकल स्पेस है इंडिया में उनके शेयरों में काफी तेजी आई है। मेरा मानना है कि ये भी एक सेक्युलर ट्रेंड है क्योंकि चाइना में अब ऑब्वियसली पोल्यूशन के ऊपर इतना बड़ा एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुका है कि उनको ये स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने पड़ रहे हैं और वो लेते ही जाएंगे। तो उसका ऑब्वियस नेक्स्ट स्टॉप होता है प्रोडक्शन का मूव करना, वो इंडिया ही होता है बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी केमिकल स्पेस है। और मैं ये भी जानता हूँ कि कई कंपनियां, चाइनीज कंपनी भी इंडिया में प्रोडक्शन शिफ्ट करने की बात कर रही हैं, तो कम से कम जेवी करेंगी या अपने प्लांट्स को यहाँ शिफ्ट करेंगी, तो वो भी एक स्पेस, केमिकल्स का स्पेस मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो इंफ्रा ठीक है, केमिकल ठीक है, छोटे फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बड़ा अच्छा किया है, छोटे कंज्यूमर कंपनी ने बड़ा अच्छा किया है। तो 4-5 सब सेक्टर्स हैं, सब स्पेसेस हैं जहां पे अगर देखें तो काफी अच्छी कंपनी आज भी है। वैल्यूएशंस सम केसेस माइट बी एक्सपेंसिव, लेकिन थोड़ा अगर आप ग्रोथ फैक्टर करें तो उतना भी कोई एक्सेसिव नहीं है। बिल्कुल। तो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में जिस तरह से बताया मिस्टर शर्मा ने कि छोटे इंफ्रा स्टॉक्स, स्मॉल मिड कैप कंज्यूमर कंपनीज या फिर केमिकल सेक्टर आप देख सकते हो। और इनफैक्ट हमने देखा भी है, अगर बीते 1.5 महीने की आप रैली देखेंगे तो केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि उभर कर आए हैं और स्टॉक्स 20, 30, 40, 50% तक बीते 1.5 महीने में चल चुके हैं।